नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परियानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है ये पुरुषों में जो लिंग रहते हैं या फिर जो बच्चे पैदा करने के लिए जो ऑर्गन्स रहते हैं या फिर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन पाने के लिए जो ऑर्गन्स रहते हैं उसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो ये एक सिंपल भाषा में मैंने आपको इसे बताया। अब जिसका जो डिटेल है हम लोग इसका पूरा समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके फंक्शनिंग के बारे में समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से रखने की कोशिश की है और इसके बाद जितने भी सिस्टम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे उसे हमने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि वो ईजीली आपको अंडरस्टूड हो सके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ मोस्टली लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। These external organs includes penis, scrotum and testicles. Internal organ includes vas deferens, prostate and urethra. The male reproductive system is responsible for sexual function as well as the urination. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है उसमें कुछ हिस्सा जो रहता है या फिर मैक्सिमम हिस्सा हम कह सकते हैं कि आउटर साइड रहता है, बॉडी के बाहर के हिस्से में रहता है, और कुछ परसेंटेज जो रहता है, जो ऑर्गन्स जो उसके पार्ट्स रहते हैं वो इंटरनल रहते हैं। तो जो बाहर की तरफ रहते हैं उसे पेनिस, स्क्रोटम और टेस्टिस कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग अभी आगे समझेंगे। और इंटरनल ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है वास डिफेंस, उसके बाद प्रोस्टेट और यूरेथ्रा। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो है सेक्सुअल फंक्शन के लिए और यूरिनेशन के लिए। मतलब जो पेनिस जो है ये एक कॉमन पैसेज है जहाँ से पेशाब और सीमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो वाइट फ्लूइड निकलता है ऑर्गेजम के टाइम के, ये दोनों एक ही पैसेज से निकलते हैं। तो इसलिए ये कॉमन जो है पैसेज, तो इसलिए दोनों फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए भी और यूरिनेशन के लिए भी। उसके बाद देख लेते हैं कि ओवरव्यू। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट मेक्स अप मेल रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। These organs do the following job within your body. They produce, maintain and transport the sperm, the male reproductive cell and semen, that is the protective fluid around sperm. They discharge sperm into the female reproductive tract. They produce and secrete the male sex hormone. The male reproductive system is made up of internal, that is inside your body, and external, that is outside your body parts. So internal and external parts. Together these organs help you urinate, that is rid your body of liquid waste material and have sexual intercourse and make children. तो देखा जाए तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये ऐसे ऑर्गन से मिला रहता है जिसमें कुछ ही प्रतिशत यूरिनरी सिस्टम भी रिस्पॉन्स ऐड रहता है और कुछ प्रतिशत जो रहता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स भी इंक्लूड रहते हैं। तो इनका प्राइमरी जो फंक्शन है वो है स्पर्म डेवलपमेंट और सीमेन डेवलपमेंट करना, और वो सीमेन जो डेवलप हुआ है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में छोड़ने का काम। उसके बाद ये मेल सीक्रेट करता है सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन रहता है, वो सीक्रेशन करने का इसका मेन फंक्शन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है कुछ प्रतिशत, जैसे मैंने कहा कि आउटर साइड में रहता है, कुछ प्रतिशत इंटरनल साइड में रहता है। और इनका दूसरा काम भी ये है कि जो यूरिनेशन है, जो कुछ हिस्सा जो यूरिनरी सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है, तो यूरिनरी सिस्टम का मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके वो डिटेल में आप टॉपिक जो है समझ सकते हैं। तो वहाँ पे यूरिनरी सिस्टम का भी जो रहता है उसमें भी पेनिस अवेलेबल रहता है यूरिनेशन के लिए। तो कंबाइन अगर वर्किंग देखा जाए तो इनका पेशाब भी बाहर निकलना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी इस्तेमाल ये फंक्शनिंग करते हैं पार्ट्स, और बच्चे पैदा करने के लिए भी ये ऑर्गन्स और इनका जो सीक्रेशंस हैं ये हेल्प करते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने अभी समझा कि जो कुछ हिस्सा जो बाहर की तरफ रहता है और कुछ हिस्सा अंदर की तरफ रहता है, तो दोनों को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों को अलग अलग हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विस। The external part of the male reproductive system includes the penis, the scrotum and the testicles. तो ज़्यादातर हिस्सा जो रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो शरीर के बाहर की तरफ रहता है, अंदर की तरफ जो उसके जो बाकी के पार्ट्स रहते हैं वो कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो बाहर कौन से हिस्से रहते हैं? एक है पेनिस, दूसरा है स्क्रोटम, तीसरा है टेस्टिकल्स। तो हम लोग अभी तीनों के बारे में डिटेल अभी हम लोग समझेंगे कि पेनिस, द पेनिस इज़ द मेल ऑर्गन
For sexual intercourse, it has 4 parts. The root, this is a part of the penis that attached to the wall of your abdomen. The body or shaft shaped like tube or cylindrical. The body of the penis is made up of 3 internal chambers. Inside this chamber there is a special spongy like erectile tissue that contains thousands of large space that fills with blood when you are sexually aroused. As the penis filled with blood, it becomes rigid and erect, which allows for penetration during the sex. The skin of the penis is loose and elastic, allowing for changes in the penis size during an erection. The glans is the cone-shaped ends of the penis. The glans, which is also called the head of the penis, is covered with a loose layer of skin called foreskin. This skin is sometimes removed in the procedure called circumcision. The neck, where the body and the glans penis meet. तो जो लिंग रहता है, जो पुरुषों में कहा जाता है, तो ये जो रहता है बाहर की तरफ, उसके हम लोग अभी हिस्से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. तो पहले जो रूट रहता है, मतलब जहाँ से वो एब्डोमिनल मतलब बॉडी से जहाँ जुड़ा रहता है, उस रूट को जो या फिर उसे बेस भी कहा जाता है, तो जहाँ से वो बॉडी से अटैच होता है. तो नीचे आपको इमेज में जो है आपको डिटेल उसमें दिखाई दे रहा होगा. उसके बाद जो सिलेंड्रिकल पोर्शन जो रहता है, जो लंबा पोर्शन रहता है, उसे कहा जाता है बॉडी या फिर शाफ्ट. अब इसके अंदर क्या रहता है, 3 तरह के कुछ मसल्स रहते हैं जो लेयर्स कही जाती हैं. तो 2 ऐसे स्पॉन्जी टिश्यूज़ रहते हैं जो कि इरेक्शन होता है सेक्स के टाइम पे, जो इरेक्शन आता है तो इसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स रहते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये इलास्टिक टिश्यू जो है वो इरेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक इरेक्शन प्रोवाइड हो जाता है पेनिस में, जो कि हमको हेल्प करता है वजाइना में पेनिट्रेशन करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो इन दोनों जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं इसे कहा जाता है कॉर्पस कैवर्नोजम, हम लोग आगे भी देखेंगे. और उसके नीचे एक स्पॉन्जी टाइप टिश्यू रहता है जिसे कॉर्पस स्पॉन्जियोजम कहा जाता है, जिसके अंदर से यूरेथ्रा निकलता है. तो यूरेथ्रा जो निकलता है, आप अभी जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, वो फील कर सकते हैं, नीचे थोड़ा स्पॉन्जी टाइप लगता है जिसके अंदर से यूरेथ्रा निकलता है. यूरेथ्रा वो क्या रहता है हम लोग आगे समझेंगे. तो उसके अब ये पेनिस के ऊपर एक स्किन लगी रहती है जिसे फोर स्किन कहा जाता है. ये स्किन इस तरीके से इलास्टिकली मैनेज की जाती है, या इस तरीके से इलास्टिक उसमें रहते हैं टिश्यूज़ कि जब ये इरेक्शन होता है सेक्सुअल या फिर नॉर्मली जब इरेक्शन आ जाता है पेनिस में, तो ये जो स्किन है उस तरीके से इलास्टिकली स्ट्रेच हो जाती है और पेनिस को पूरा कवर करती है. वैसे ही जब वो लूज़ हो जाता है पेनिस, तो वो उसी तरीके से उसी शेप में कॉन्ट्रैक्ट होके श्रिंक होके जो स्किन है उसी शेप में आ जाती है. तो ये उसकी एक इलास्टिसिटी, एक प्रॉपर्टी है स्किन की. उसके बाद जो ग्लैंस पेनिस है, जो ऊपर का जो त्रिकोणी पार्ट रहता है या फिर कोनिकल पार्ट रहता है, तो जो थोड़ा सा बड़ा भी रहता है, तो ये पेनिट्रेशन में हेल्प करता है वजाइना में. और इसका जो कोनिकल शेप रहता है, जो इस हिस्से को हेड ऑफ द पेनिस भी कहा जाता है या फिर ग्लैंस पेनिस भी कहा जाता है. इसके ऊपर कभी जो स्किन रहती है इसे फोर स्किन कहा जाता है, थोड़ी पतली स्किन रहती है. कभी कभी क्या होता है कि जो फीमोसिस या पैराफीमोसिस में क्या होता है कि जब ये स्किन है काफ़ी टाइट हो जाती है, तो ये पीछे की तरफ नहीं आती है, लूज़ नहीं होती है, तो इससे सर्कमसिशन एक प्रोसीजर है जिससे स्किन को काटा जाता है या फिर रिमूव किया जाता है. तो इसमें जो प्रोसीजर रहती है फीमोसिस में, जो काटने को कहा जाता है उसे सर्कमसिशन कहा जाता है. तो फीमोसिस और पैराफीमोसिस के बारे में अगर आपको जानकारी अगर चाहिए तो इस पर मैंने अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, फीमोसिस पैराफीमोसिस, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं. और नेक मतलब ये एक जो जहाँ पे ग्लैंस पेनिस और बॉडी जहाँ पे जुड़ती है, एक हल्का सा एक उसमें खांचका हो जाता है या फिर एक डिप्रेशन टाइप रहता है, उस पोर्शन को नेक कहा जाता है. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो कॉर्पस कैवर्नोजम रहते हैं और कॉर्पस स्पॉन्जियोजम रहते हैं, तो उसका इमेज के द्वारा मैंने यहाँ पे अभी दिखाया गया है कि जो रेड कलर का आपको जो टिश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं इसे कहा जाता है कॉर्पस कैवर्नोजम, और नीचे जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम. और ब्लू कलर के सेंटर में आप देखिए जो डार्क ब्लू आपको दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा इसके अंदर से जाता है. तो ये जो सेक्शन रहता है, जो अंदर के जो किस तरीके से पेनिस रहता है उसका एक इमेज है. तो कॉर्पस कैवर्नोजम पेनिस इज वन ऑफ द पेयर ऑफ द स्पॉन्ज लाइक रीजन ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू विच कंटेन मोस्ट ऑफ द ब्लड इन द पेनिस ड्यूरिंग इरेक्शन. तो जैसे मैंने बताया ये उसके ऊपर ही है. अब ये हम लोग आते हैं यूरेथ्रा की. यूरेथ्रा क्या है? द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट बोथ सीमेन एंड द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द ग्लैंस पेनिस. द पेनिस ऑल्सो कंटेन मैनी सेंसिटिव नर्व एंडिंग.
semen which contains sperm is expelled, it is ejaculated through the end of the penis. When a man reaches the sexual climax, that is orgasm, when the penis is erect, the flow of the urine is blocked from the urethra, allowing only semen to be ejaculated at orgasm. तो जैसे हमने अभी पहले समझा कि जो यूरिनरी सिस्टम के कुछ पार्ट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो मेन जो उसका एक पार्ट रहता है जो यूरेथ्रा रहता है, जो एक प्रकार का छोटा सा ट्यूब रहता है जिसमें से पेशाब और जो सीमेन, जो ऑर्गेज़म के टाइम पे सेक्सुअल ऑर्गेज़म जब होता है तो जो वाइट फ्लूइड निकलता है जिससे हम लोग सीमेन कहते हैं, जो वो निकलता है तो ये एक ही ट्रैक से निकलता है। अब होता क्या है, जब यूरिनरी सिस्टम काम करता है तो ये रुका हुआ रहता है, तो जब यूरिन निकलता है उसके बाद जब सीमेन जब निकलता है तो यूरिनरी सिस्टम में से यूरिन को ब्लॉक किया हो जाता है कुछ समय के लिए, वहाँ से यूरिन नहीं निकलता है सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे, वहाँ से सिर्फ सीमेन ही निकलता है। तो ये कॉमन ट्रैक है जहाँ से यूरिन और सीमेन निकलते हैं। अब यूरेथ्रा जो है एक सिंपल एक पाइप जैसा ट्यूब है जिसकी ओपनिंग जो है वो ग्लैंड्स पेनिस के टिप पे रहती है, उसके नोक पे रहती है। अगर वो नहीं होती है तो उसे अलग कंडीशंस कही जाती हैं, उसके बारे में भी मैंने अलग से टॉपिक्स बनाए हुए हैं, वीडियोस पे बने हुए हैं चैनल पे, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अब आते हैं कि जो दूसरे हिस्से हैं जो आउटर साइड में जो पेनिस के जो है हमारे बॉडी के बाहर जो है उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तक जो था हमने पेनिस के बारे में समझ लिया। दूसरा है स्क्रोटम। Scrotum is a loose pouch-like sac of skin that hangs behind the penis. It holds the testicles, also called testes, as well as many nerves and blood vessels. The scrotum protects your testes as well as providing a sort of climate control system. तो एक थैली जैसी जो हमें दिखती है पेनिस के लिंग के पीछे, जो दो थैली जैसे दिखती है जिसमें दो अंडाशय या जो अंडे आकार में जो टेस्टिकल्स रहते हैं वो उसके अंदर रहते हैं। इसके अंदर ब्लड वेजल्स रहते हैं, इसके अंदर नर्व्स रहती हैं इस थैली के अंदर। साथ ही जो इसके अंदर का जो टेम्परेचर रहता है ये बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि स्पर्म को डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम लगता है। तो इसे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है या फिर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। So for normal sperm development, the testis must be at a temperature slightly cooler than the body temperature. Special muscles in the wall of the scrotum allows it to contract, that is tighten and relax, moving the testicle closer to the body for warmth and protection for or further away from the body to cool the temperature. तो इस तरीके से मसल्स जो इसके अंदर रहते हैं, जो टिश्यूज़ के जो इस तरीके से इलास्टिसिटी रहती है कि जब टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता है, जब थोड़ा सा गर्माश चाहिए रहती है, जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर की तरफ चले जाते हैं। आपने महसूस किया होगा जो पुरुष रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं। और जब टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से मतलब ज़्यादा है बॉडी टेम्परेचर का, तो ये लूज हो जाता है और वो नीचे की तरफ छोड़ देता है ताकि जो टेम्परेचर है वो बॉडी का इसे अफेक्ट ना कर सके। उसके बाद आते हैं हम लोग टेस्टिकल्स या टेस्टिस पे। तो जो अंडाशय या फिर दो अंडा आकार में जो टेस्टिस रहते हैं जो स्क्रोटम के अंदर रहते हैं, जो थैली के अंदर, इसे टेस्टिस कहा जाता है। द टेस्टिस आर ओवल ऑर्गन्स अबाउट द साइज ऑफ वेरी लार्ज ओलाइज दैट लाइज इन द स्क्रोटम, secured at the either end by the structure called spermatic cord. Most men have two testes. The testes are responsible for making the testosterone, the primary male sex hormone, and for producing the sperm. Within the testes are coiled masses of tubes called seminiferous tubules. These tubules are responsible for producing the sperm cells through a process called spermatogenesis. तो टेस्टिस क्या है? जो अंडे आकार में जो रहते हैं ये स्क्रोटम के अंदर, इसे टेस्टिस कहा जाता है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जो रेड कलर की जो है उसे स्पर्मेटिक कॉर्ड से ये जुड़े हुए रहते हैं। और इसके अंदर जो रहता है, जो हर पुरुषों में ये दो टेस्टिस रहते हैं और इनका जो मेन काम रहता है वो टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन रहता है पुरुषों में, जो मर्दानगी का एक हार्मोन जिसे कहा जाता है, तो वो इसके प्रोड्यूस करने का एक इसका मेन फंक्शन रहता है। उसके बाद जो स्पर्म, जो कि शुक्राणु जिसे कहते हैं, उसे डेवलप ये करने का जो काम है वो इसके अंदर ही होता है। तो अब स्पर्म डेवलपमेंट किस तरीके से होता है कि इसके अंदर मतलब टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब्स रहते हैं जो कि कॉइल्ड शेप में रहते हैं, कॉइल्ड रहते हैं वो, तो कॉइल्ड मासेस उसे कहा जाता है। तो
तो इसको क्या कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जिस प्रोसेस से स्पर्म डेवलप होते हैं उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं और जिस प्रोसेस से वो बनाते हैं उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद आते हैं एपिडिडायमिस। तो यहाँ पे आपको जो इमेज में ब्लू कलर का जो इमेज दिखाई दे रहा है, तो एक ट्यूब दिखाई दे रहा है जो कि टेस्टिकल से जुड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसे एपिडिडायमिस कहा जाता है। एपिडिडायमिस इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट रेस्ट ऑन द बैक साइड ऑफ द ईच टेस्टिकल. It carries and stores sperm cells that are created in the testis. It's also the job of the epididymis to bring the sperm to maturity. The sperms that emerge from the testis are immature and incapable of fertilization. During sexual arousal, contraction forces the sperms into the vas deferens. तो एपिडिडायमिस एक ऐसा ट्यूब है, कॉइल ट्यूब है, जो कि टेस्टिकल्स के ऊपर से रहता है, खास करके इसे बैक साइड्स जो है वो पोर्शन में, बैक साइड पोर्शन में रहता है, उस तरह वहाँ पे ये रहता है। इसका मेन काम क्या है, ये जो स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर बनते हैं ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर जो है वो कैपेबल नहीं रहते हैं। तो ये जो भी स्पर्म्स बनते हैं ये अपने अंदर कैरी करके उसे स्टोर कर देता है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते हैं। और जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स जो है उसमें डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो ये कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस से यहाँ पे जो स्पर्म स्टोर है वो आगे की तरफ पुश होता है, फॉरवर्ड हो जाता है, जो कि आगे का ऑर्गन है वास डिफरेंस, जो कि इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहा जाता है। तो वास डिफरेंस में ये चला जाता है। तो यहाँ तक जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एक्सटर्नल पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग ने अभी समझ लिया। अब जो इंटरनल पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यू हैव सेवरल इंटरनल ऑर्गन्स आल्सो कॉल्ड एक्सेसरी ऑर्गन दैट प्लेज अ बिग पार्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज ऑर्गन्स इंक्लूड्स, तो काफ़ी तरीके के जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उसे एक्सेसरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। तो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के रहते हैं, जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। और काफ़ी कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स रहते हैं जो कि साइड से थर्ड पार्टी बन के सपोर्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये कौन से ऑर्गन्स हैं इंटरनल, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो जो है समझ लेते हैं। तो वास डिफरेंस इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रैवल्स फ्रॉम द एपिडिडायमिस इनटू द पेल्विस कैविटी टू जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर। द वास डिफरेंस transport the mature sperm to the urethra in preparation for ejaculation. तो वास डिफेंस जो है एक कनेक्टिंग ट्यूब्यूल है या फिर एक कंटिन्यूएशन ट्यूब्यूल्स है, जो कि एपिडिडायमिस, जो कि बाहर की तरफ जो टेस्टिकल्स के अंदर जो टेस्टिकल्स के ऊपर जो ट्यूब रहता है ये उसको आगे कैरी करता है इरेक्शन के टाइम पे, अराउजल के टाइम पे। और ये जस्ट जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये जस्ट उसके पीछे रहता है। तो ये कैरी करके यूरेथ्रा में जो है वो सप्लाई करने का काम या फिर कैरी फॉरवर्ड करने का इसका मेन काम रहता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट्स, दीज डक्ट्स आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ वास डिफरेंस एंड द सेमाइनल वेसिकल। द इजैकुलेटरी डक्ट्स एम्प्टी इनटू द यूरेथ्रा। तो सेमिनल वेसिकल्स के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट जो रहते हैं ये जहाँ पे सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस कनेक्ट होते हैं, उस ट्यूब को, उस डक को जो है इजैकुलेटरी डक कहा जाता है, जो कि इजैकुलेशन के टाइम पे ये पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाता है यूरेथ्रा में। अब आते हैं यूरेथ्रा के ऊपर। तो यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर और टू आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। इन मेल्स इट हैज़ द एडिशनल फंक्शन ऑफ एक्सपेलिंग, दैट इज इजैकुलेटिंग द सीमेन when you reach the orgasm. When a penis is erect during sex, the flow of urine is blocked from the urethra, allowing only semen to be ejaculated at the orgasm. तो जैसे हमने पहले भी इसके बारे में समझा कि ये कॉमन पैसेज है यूरिनरी सिस्टम का और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जब इसमें से यूरिन जो निकलता है तो तब ये यूरिनरी सिस्टम का जो है एक हिस्सा बन जाता है, उसका काम करता है। लेकिन जब सेक्सुअल अराउजल होता है तो फीमेल में तो ये नहीं होता है, लेकिन मेल्स में ये एक कॉमन पैसेज है। तो जब सेक्सुअल अराउजल जब हो जाता है तब यूरिनरी सिस्टम में से यूरिन जो रहता है वो उसका इजैकुलेट होना या निकलना रुक जाता है, और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो सीमेन निकला हुआ है, जो स्पर्म जिसमें है, वो ही सिर्फ ऑर्गेज़म के टाइम पे रिलीज़ होते हैं,
जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में छोड़ा जाता है, तो उस वक्त यूरिनरी सिस्टम ब्लॉक रहता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है वो एक्टिवेट रहता है ताकि वो सीमेन जो है वो इजैकुलेट कर सके। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि पुरुषों के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलती है। और कौन से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रॉपर तरीके से वर्किंग के लिए, वो है पहला है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो मैं पहले ही तीनों पढ़ लेता हूँ, फिर आपको इसको तीनों का कॉम्बिनेशन जो है प्रॉपर तरीके से समझा लेता हूँ। तो सेमाइनल वेसिकल आर सैक लाइक पाउच दैट अटैच टू द वास डिफरेंस नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर. The seminal vesicles makes a sugar-rich fluid, that is a fructose, that provides the sperms with a source of energy and helps with the sperms ability to move, that is a motility. The fluid of the seminal vesicle makes up most of the volume of your ejaculatory fluid or ejaculate. Prostate gland is a walnut-sized structure that's located below the urinary bladder in front of your rectum. The prostate gland contributes additional fluid to the ejaculate. Prostate fluid also helps to nourish the sperm. The urethra, which carries the ejaculate to the expel during the orgasm, runs through the center of the prostate gland. तीसरा है bulbourethral gland, is also called the Cowper's gland, are pea-sized structure located on the side of the urethra just below the prostate gland. These glands produces a clear slippery fluid that empties directly into the urethra. This fluid serves to lubricate the urethra and to neutralize any acidity that may be present due to residual drops of urine in the urethra. तो हमने पहले देख लिया कि जो एक कॉमन पैसेज रहता है एपिडिडाइमिस से जो रहता है वो वास डिफरेंस जो है वो कनेक्ट रहता है। वास डिफरेंस जो है फिर इजैकुलेटरी डक्ट्स जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं, तो उस जहाँ पे सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस जुड़ते हैं तो उसे इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। उसके बाद जो सेमिनल वेसिकल जो है ये कनेक्शन जो रहता है ये एक फ्लूइड जो है वो इसमें जो सीमेन में है वो रिलीज़ करता है, जो कि ज़्यादातर जो है फ्रुक्टोस रहता है, मतलब शुगर रिच फ्लूइड रहता है। अब इसका पर्पस क्या रहता है कि जो मोटिलिटी होनी चाहिए स्पर्म्स में, मोटिलिटी मतलब वो आगे दौड़ने की या फिर आगे फ्लो करने की, या फिर जैसे स्पर्म्स जो हैं वो आगे एग्स की तरफ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो आगे चल सकें, तो उन्हें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम सेमिनल वेसिकल करता है। और सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड जो हमारे सीमेन में रहता है वो जो वाइट फ्लूइड, तो उसमें जो क्वांटिटी रहती है तो सबसे ज़्यादा सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला जो फ्लूइड रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। उसके ही कनेक्शन में अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स रहते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक वॉलनट साइज रहता है जिसके अंदर से यूरेथ्रा निकलता है, तो ये कनेक्टेड ट्यूब्स रहते हैं जिसके अंदर से ही ये निकलते जाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक फ्लूइड जो है इसमें छोड़ता है, जो सीमेन बनना तैयार हो जाता है। तो ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है, जो प्रोस्टेट फ्लूइड जिसे कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे रहता है और रेक्टम के सामने से रहता है। अब आते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये पी साइज स्ट्रक्चर है और जो कि यूरेथ्रा के साइड्स में रहता है, जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के एकदम नीचे की तरफ से ये पी साइज शेप जो रहते हैं ये अवेलेबल रहता है। जैसे ही पेनिस में एक सेंसेशन आता है कि भाई वो अभी सेक्स के टाइम में जैसे वो वजाइना के टच में रहता है, तो एक सेंसेशन जो है, जो सोडियम जो है उसमें वो एक स्टिमुलेट हो जाता है जो कि ब्रेन की तरफ जाता है। ब्रेन से एक इम्पल्स आता है कि भाई अभी सेक्सुअल एक्टिविटी चालू है, तो अभी सीमेन निकलने वाला है। तो यूरेथ्रा जो कि कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए और सीमेन के लिए, तो यूरेथ्रा में जब पेशाब निकलता है तो पेशाब में जो एसिडिटी रहती है तो वो अगर उसमें रह जाती है, जिसके अगर वहाँ से अगर सीमेन निकल जाता है तो सीमेन एक फोर्स से निकलता है, तो अगर एसिडिटी अगर उसमें रिटेन रहती है यूरेथ्रा में, तो जो स्पर्म्स हैं वो अंदर डैमेज होने के पूरे चांसेस रहते हैं, जो सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स रहते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर जो है वो यूरेथ्रा में है। तो ये ग्लैंड्स का जो काम है, ये क्लियर स्लीपरी फ्लूइड जिसे प्रीकम भी कहा जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट पानी जैसा एक फ्लूइड रहता है, थोड़ा सा स्टिकी रहता है, जिसका मेन काम क्या है कि जो पैसेज है यूरेथ्रा का उसे मेन तो लुब्रिकेट करना और स्लीपरी बनाना, और जो एसिडिटी है
अगर उस यूरेथ्रा में यूरिन की वजह से अगर रह गई है तो उसे पूरा नलीफाई करके न्यूट्रलाइज करना। तो दो काम है, न्यूट्रलाइज करता है और लुब्रिकेट करता है। न्यूट्रलाइज इसलिए करता है कि स्पर्म्स डैमेज ना हो, और लुब्रिकेट इसलिए करता है कि जो सीमेन है वो काफ़ी फोर्स से निकलता है, तो उसे एक स्लीपरी नेचर चाहिए ताकि वो इजीली जो है वो एक्सपेल आउट किया जाए बॉडी के बाहर। तो इस फ्लूइड को प्रीकम भी कहा जाता है। प्रीकम के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरा एक दूसरा चैनल है पैथोफार्मा, उसमें मैंने प्रीकम के बारे में डिटेल दिया हुआ है। मैं चाहे तो उसका लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डिटेल समझ सकते हैं। तो यहाँ तक सिंपल वे में मैंने आपको उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट रहते हैं और हर पार्ट का क्या क्या फंक्शनिंग रहता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन रहता है वो एक सिंपल में हम लोग 2 पैरे में हम लोग समझ लेते हैं। बाकी हर एक पार्ट्स का जो है वो अलग अलग फंक्शन भी हमने उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लिया है। द एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन्स। दीज आर केमिकल दैट stimulates or regulate the activity of your cells or organs. The primary hormones involved in the functioning of the male reproductive systems are FSH, that is follicle stimulating hormone, and LH, that is luteinizing hormone, and testosterone. FSH and LH are produced by the pituitary gland. It is located at the base of your brain and is responsible for the many functions in your body. FSH is necessary for sperm production, that is spermatogenesis. LH stimulate the production of testosterone, which is necessary to continue the process of spermatogenesis. Testosterone is also important in the development of the male characteristics, including the muscle mass and strength, fat distribution, bone mass and sex drive. तो पहले ये समझ लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के बेस में रहती है, जो कि काफ़ी हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में रिलीज़ करती हैं, जिससे काफ़ी जो फंक्शनिंग है वो कंट्रोल रहती है। तो उसमें से FSH और LH हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है, और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो टेस्टिस के अंदर से डेवलप होता है। तो FSH जो है ये हार्मोन है, ये नेसेसरी रहता है प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए। जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने प्रोसेस समझी थी जो टेस्टिस के अंदर से होती है, तो उससे प्रोडक्शन के स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए ये हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है सिंपल भाषा में। उसके बाद जो LH रहता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है कि टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जैसे हमने पहले देखा कि टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स रहते हैं ये स्पर्म डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं, और साथ ही जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं या फिर मेल्स कैरेक्टर्स रहते हैं उसके लिए भी ये टेस्टोस्टेरॉन इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मर्दानगी का एक हार्मोन कहा जाता है, तो मसल मास डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ, एक फैट डिस्ट्रीब्यूशन का एक काम करता है, बोन मासेज और सेक्स ड्राइव करने के लिए ये हार्मोन्स का जो है काम रहता है। तो ये तीनों हार्मोन्स जो हैं ये नीड रहते हैं, ताकि जिसके बेसिस पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम कर सकती है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।